जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले हमने विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, वर्तनी और बहुत सारे जो पीछे के टॉपिक हैं वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा या फिर इसके देखने के बाद देख लीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, रुक जाइएगा। जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय और कहीं अच्छे पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं आज का क्लास क्या होता है। क्रिया, वाक्य या शब्द में कुछ कार्य होता है ना। वाक्य या शब्द में कुछ क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं क्रिया। यदि कुछ भी कार्य में होता है उसको हम क्रिया कहेंगे। वाक्य शब्द में कुछ कार्य होता है उसको बोल देंगे क्रिया। जैसे खाना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, बैठना एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है। ठीक है, हम अभी के जीवन में क्रिया क्या मानते हैं, जिससे कुछ पैसा आता है उसको हम बोलते हैं काम करना। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप कुछ भी, या तो बाथरूम गए हो, वहाँ पे आप यूरिन कर रहे हैं, या फिर पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, वो सभी चीज़ें क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, देख रहे हैं, देखना भी एक क्रिया है। ठीक है, देखना भी एक क्रिया है। तो ये होता है क्रिया। तो हर वाक्य में कोई ना कोई कार्य होता है और उसी कार्य को हम क्रिया करते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, ये देखिए, जैसे मोहन घर जा रहा है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मोहन घर जा रहा है तो ये हो गया मोहन घर जा रहा है। देखिए, अब मोहन घर जा रहा है, इसमें भी क्या क्रिया, क्या इस वाक्य में क्रिया क्या रहा है, जाना, जा रहा है। ठीक है, ये इसका क्रिया हो गया। ठीक है, सामान्यतः हम क्रिया का मतलब यही समझते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है, लेकिन हम वाक्यों में पढ़ें तो वाक्यों में कुछ भी काम करना क्रिया कहलाता है। तो ये हो गया क्रिया। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य है क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप है ना, उसी मूल रूप से हम नया नया चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और मूल रूप क्या चीज़ है, गा, रो, पी, पढ़, लिख। इस प्रकार और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, हमने तो कुछ लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा मूल रूप। क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है ना, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, जैसे गा मतलब होता है गाना। अब रो से क्या बनेगा, रो से बन जाएगा आपका रोना, गा से बन जाएगा गाना, गा से बन जाएगा आपका गाना। ठीक है, गाना। पी से भी बन जाएगा आपका पीना, ये पीना। ठीक है, लिख से बन जाएगा लिखना, लिख से बनेगा लिखना। ये होता है, ये है आपको मूल शब्द, मूल क्रिया। ये इसको हम धातु बोलते हैं ना, इसी को धातु बोलेंगे। यदि क्वेश्चन में आ गया कि धातु क्या चीज़ है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऐसा 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा 1 नंबर करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और इसका उदाहरण होगा गा, रो, पी, लिख, पढ़, खेल, है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो ये आप समझिए हमें क्रिया क्या है, कि वाक्य में कोई क्रिया हो रही, कार्य हो रहा है, तो हम उस शब्द को क्रिया बोलेंगे। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो इस चार्ट में आप समझ जाइए क्रिया के प्रकार क्या होंगे। ठीक है, क्रिया के प्रकार क्या क्या होंगे। तो एक होता है धातु, जिसे हम अभी पढ़ें रो, गा, पी, उसी को मूल क्रिया बोलते हैं और उसको मौलिक भी बोलते हैं। दूसरा तो है यौगिक, उसी मौलिक से कुछ मिलाकर नया बनाया जाता है, उसी मौलिक से मिलाकर कुछ नया क्रिया बनाया जाता है, उसको बोलेंगे यौगिक क्रिया। अभी यौगिक क्रिया के प्रकार है कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या फिर अन्य क्रियाएं। कर्म के आधार पर हम फिर से 2 भागों में बांट देते हैं, सकर्मक, अकर्मक। और सकर्मक में भी 2 कर्म होते हैं, 1 कर्म और 2 कर्म। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रियार्थक, प्रेरणार्थक। अन्य क्रियाएं देख लीजिए, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, सहायक है, कालवाचक है। ये इसी कालवाचक में हमको काल भी पढ़ना है, जैसे ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी काल में, इसी क्रिया में हम काल को भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, चलिए एक एक करके हम अध्ययन करते हैं क्रिया को। पहला है हमारा मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या है, धातु वह स्वतंत्र रहता है, धातु यह स्वतंत्र रहता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है।
यह स्वतंत्र होता है। इसी से स्वतंत्र में पढ़ाया था ना आपको, पी, खा, गा, यह होता है स्वतंत्र। इसी से अन्य क्रियाओं का निर्माण होता है और यह भी 5 प्रकार के होते हैं, है ना। यदि बोलें कि मूल क्रिया किस प्रकार की है, तो मूल क्रिया 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। मूल रूप है। अब मूल रूप में क्या आ सकता है आपका, हो सकता है चल, है ना, चढ़, पढ़, बोल और ये सब, ये होता है आपका मूल क्रिया। अब लिख क्रिया से, अब मूल इसलिए बोला जाता है कि इसी से नए नए क्रियाएं बनाई जाती है। अब देखते हैं हम लिख जो क्रिया है, एक लिख जो क्रिया है, ये इससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो लिख से हम क्या बना सकते हैं, लिखी, लिखता, लिखना, है ना, लिखवा या लिखवाना, लिखवाना, ये तो एक मूल, ये तो धातु है। इसी का उपयोग करके हम बहुत सारी क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको मूल बोलते हैं, जड़ है। इसी से हम अन्य प्रकार की क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा मूल क्रिया हो गया, ठीक है, ये हमारा मूल क्रिया हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कहाँ से, इसके 5 प्रकार में से पढ़ते हैं। पहला क्या है, सामान्य धातु। धातु में अभी जो पढ़े ना, धातु में ना ता प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होता है ये पहले की वीडियो में देखें, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। धातु अभी बताया हूँ धातु क्या चीज़ होता है। तो धातु में ना ता प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया हमारी सामान्य धातु कहलाती है। तो जैसे सेना, गाना, है ना, सोना, ये सोना हो सकता है, ठीक है, सोना होगा, सोना, गाना, जाना, बजाना, खाना। देखिए ये सो एक धातु है, हम सो से बना दिए सोना। गा एक धातु है, गा से बना दिया गाना, ना जोड़ के, ठीक है। जज्जा से जाना हो गया, बज से बजाना हो गया, खा से खाना हो गया, पी से पीना हो गया। जिस धातु के अंत में ना या ता लगाकर अन्य क्रिया बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं सामान्य धातु, ठीक है, हम उसको बोलते हैं सामान्य धातु, ठीक है। आगे चलते हैं तो वो होता है ये व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न धातु। धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर, ना और ता को छोड़कर अन्य प्रत्यय लगाकर जो चीज़ें जो बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न धातु। इसमें आता है आपका हंसवाना, पिलवाना, दिलवाना, रुलाना, उठाना। इसमें लगकर आपका आना ज़्यादा शब्द जुड़ता है, आना। व्युत्पन्न धातु में आना प्रत्यय बहुत बार जुड़कर बनता है, जैसे हंसवाना, पिलवाना, दिलवाना, रुलाना, उठाना, ठीक है। ये हो गया आपके व्युत्पन्न धातु। अगला चलते हैं नाम धातु क्या है। तो सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। सर्वनाम या विशेषण में आपका प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। जैसे सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं, जैसे गाली से बनता है गरियाना, ठीक है, गाली से बनता है गरियाना। और बात से होता है बतियाना। उसी बात के होता है गरम से होता है गरमाना, गरम से होता है गरमाना, गरम से होता है गरमाना। लालच से होता है ललचाना और शर्म से होता है शर्माना। ये शर्म है ना, इससे होता है शर्माना, ये शर्माना, ठीक है। तो ये होता है नाम धातु। वह सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर अगर कोई क्रिया बनाई जा रही है तो उसको हम बोलेंगे नाम धातु, ठीक है। अगला है सम्मिश्रित धातु। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, ठीक है, के बाद अन्य कुछ शब्द मिलकर बनाया जाने वाला, ठीक है। जैसे करना से क्या होगा, जैसे कोई करना शब्द है उससे हम जो क्या बना सकते हैं, तो नाम करना, छेद करना, हत्या करना, ठीक है। करना से होगा नाम करना, नाम करना, छेद करना, ये होगा हमारा धातु। सम्मिश्रित, इसमें मिश्रित होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद मिश्रित करके बनाई जाती है। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे खाना। खाना, अब खाना में क्या क्या हो सकता है। खाना पहली बात तो हो सकता है आप खाना खाओगे, दूसरी बात आप मार भी खा सकते हो, तो ये हो जाएगा मार खाना, ठीक है। रिश्वत खाना भी होता है जो आजकल बहुत चल रहा है, रिश्वत खाना, ठीक है। अगला है हवा खाना।
हवा खाना। ठीक है, ये होता है खाना से। अब आना से क्या बना सकते हैं, आना शब्द से क्या बना सकते हैं, तो ये होता है पसंद आना। पसंद आना, देखिए ये जो है ना, पसंद एक आपके सर्वनाम या विशेषण है और आना जोड़कर हम इसका क्रिया बना रहे हैं। देखिए पसंद आना एक क्रिया है, मार खाना एक क्रिया है, रिश्वत खाना एक क्रिया है, हवा खाना एक क्रिया है। उसी प्रकार पसंद आना, नज़र आना भी एक क्रिया है, नज़र आना भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार हम मिश्रित धातुओं से अलग अलग क्रियाएं बनाते हैं। ठीक है, इसमें और आगे बढ़ते हैं तो अनुकरणात्मक धातु। उसको पता है अनुकरणात्मक मतलब किसी चीज़ को देखकर स्वयं उसको अनुकरण करना। तो इसमें आता है विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे भिनभिनाना, टनटनाना, हिनहिनाना, खटखटाना। भिनभिनाना, टनटनाना, हिनहिनाना और खटखटाना। ठीक है, ये होता है आपका अनुकरणात्मक धातु। चलिए आगे देखते हैं, अब इसी को समय देख लेते हैं। समय अगर होगा तो अब पढ़ेंगे, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी समय पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर दो भेद। अब कर्म क्या है, सकर्मक क्या है, इसके लिए आपको कारक पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया है। यदि आपको कर्म अच्छे से नहीं पता है, कारक अच्छे से नहीं पता है, तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए यदि आपने नहीं पढ़ा है कर्म क्या है, कारक क्या है, तो ये सब आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, सकर्मक कारक बताते हैं। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। एक पहला है कर्मक सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म होता है, और अकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं होता। तो जिस वाक्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो क्रिया में कर्म होता है, जिसको बोलते हैं सकर्मक। या फिर क्रिया में जो कर्म होता है तब बोलेंगे सकर्मक, या जिस क्रिया से कर्म का प्रभाव पड़ता है। देखिए राम संतरा खाता है। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले आप क्रिया देखिए, क्रिया क्या है, खाता। अब इस खाने से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो संतरा पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले संतरा इतना बड़ा था, धीरे धीरे खाते 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 पूरे संतरा को खा गया, तो इस संतरा पर पड़ा प्रभाव और खाने का काम कर रहा है राम। तो ये हो गया कर्ता और ये हो गया कर्म। ठीक है, ये होता है कर्ता और ये हो गया कर्म। तो यहाँ पे संतरा आपका कर्म है। ठीक है, ये टॉपिक यदि आपको यहाँ पे कर्म कौन सा है समझना है, तो पिछले वीडियो जो कारक है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे सीता पत्र लिखती है, लिखने का काम क्या है, इसमें इस वाक्य में कार्य क्या है, लिखना। क्रिया क्या है, लिखना। और कर्म हो जाएगा आपका पत्र, और कर्ता हो जाएगा सीता। ठीक है, अब देखते हैं एक कर्म। यदि एक वाक्य में एक कर्म हो, देखिए जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, काम क्या है यहाँ पे, पढ़ाई, क्रिया है। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। तो ये तो हो गए कर्ता, तो ये तो कर्म हो नहीं सकते। तो कर्म क्या है, यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, कर्म यहाँ पे हिंदी है। मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ हमेशा को चिन्ह आता है। और यदि को चिन्ह नहीं आता है तो किसको और क्या, यदि को चिन्ह नहीं आता है तो किसको और क्या से आप पता कर सकते हैं कि इसमें कर्म क्या है। बाद में देखिए इसमें को नहीं आया है, तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, इसमें को कहीं नहीं आया, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो अध्यापक ने किसको पढ़ाई या फिर अध्यापक ने क्या पढ़ाया। तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, तो हिंदी यहाँ पे कर्म होगा। अब द्विकर्म, एक वाक्य में दो भर। ठीक है, एक ही वाक्य में दो कर्म, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे को तो एक आ गया छात्रों को, लेकिन इसमें देखिए अध्यापक ने क्या पढ़ाया, तो अध्यापक ने तो हिंदी पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पे हिंदी और छात्र दोनों कर्म हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और छात्र दोनों कर्म है, तो इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो ये होगा हमारा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे समझते हैं। अब है हमारा अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़कर कर्ता पे पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे हम बोलते हैं अकर्मक, और इसमें कर्म नहीं होता। जैसे बच्ची रोज खाती है, क्या खाती है तो पता नहीं, इसमें तो आंसर है। यदि आप पूछते भी हो कि क्या खाती है,
सॉरी, क्या खाती है या किसको खाती है, क्या या किसको। तो यहाँ पे कहीं आपको पता चल रहा है। अगर क्या से कोई प्रश्न करते हैं तो बच्ची रोज़ क्या खाती है, तो यहाँ पे तो क्या खाती है इसका कुछ जिक्र नहीं है, किसको खाती है इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो बच्ची रोज़ खाती है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा सीधे कर्ता पर, और ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जो खाती है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। सीता लिखती है, क्या लिखती है पता नहीं है, तो ये लिखती है वो अकर्मक क्रिया है। क्रिया तो है, लिख तो रही है, क्रिया है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार इसको देखिए, इसको देख लीजिए, सकर्मक को, ये देखिए यहाँ हमारे पास कर्म था, यहाँ पे हिंदी कर्म है, यहाँ हिंदी और छात्र कर्म है। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो पढ़ाई है ना, ये आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये जो पढ़ाई है वो सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। अगला पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद। तो अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका क्रियार्थक, दूसरा होता है प्रेरणार्थक, ठीक है। पहला है क्रियार्थक, जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की तरह व्यवहार करे तो होता है क्रियार्थक संज्ञा। याद रखिएगा, जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो देखिए उसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इस वाक्य में ये जो टहलना शब्द है संज्ञा के तरह व्यवहार कर रही है ना, संज्ञा की तरह व्यवहार कर। देखिए हम यहाँ संज्ञा बोल रहे हैं, कर्ता नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ हम संज्ञा बोल रहे हैं, कर्ता नहीं बोल रहे हैं। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए के लिए एक लाभदायक है। जैसे आप बोल देते हैं कि जैसे आम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे अगर हम टहलना के स्थान पर हम जैसे आम लिख लेते हैं तो आम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो आम एक संज्ञा है, ठीक है, आम एक संज्ञा है। तो इसी आम के स्थान पर हम लिख दिया टहलना, तो टहलना एक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सही है। तो इसी प्रकार ये संज्ञा की जगह आ रहा है। जैसे सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा होता है, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसी प्रकार ये दौड़ना जो शब्द है वो भी क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। ये दौड़ना शब्द है वो भी एक क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। आगे चले, आगे है प्रेरणार्थक संज्ञा। अब प्रेरणार्थक क्या होता है, जो काम किसी दूसरे से कराया जाए वो होता है प्रेरणार्थक। मतलब आप किसी कार्य को खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, ठीक है। जो काम आप खुद नहीं कर रहे हैं, स्वयं काम नहीं करना, प्रेरणार्थक में होता है स्वयं, स्वयं कार्य नहीं करना, स्वयं कार्य नहीं करना, किसी दूसरे से कराना प्रेरणार्थक। मतलब कोई जो रहते हैं ना, जो रहते हैं मुखिया लोग, वो लोग खुद काम नहीं करते, ये करो वो करो करके किसी दूसरे को बताते हैं, तो ये होता है प्रेरणार्थक। अब इसमें भी होता है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो समझते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्या है। क्रिया जो है खुद न करके दूसरों से कराया जाता है, क्रिया जो है खुद न करके दूसरों को करने के लिए बोला जाता है। जैसे माँ, जो बेटा है अपने माँ से बोल रही है आज खाना में चावल बनाना, आज खाना में चावल बनाऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा है, आज खाने में चावल बनाना। मतलब वो उनको कार्य करने के लिए या तो आदेश दे रहा है या उसको प्रेरणा दे रहा है। ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। माँ आज खाने में चावल बनाना, वो कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करा रहा है, ठीक है। ये कार्य स्वयं ना करके दूसरे से चला रहा है। अब उसके बाद है राम ये पुस्तक उठाना। कोई व्यक्ति है, राम को बोल रहा है कि ये पुस्तक उठाना, वो स्वयं नहीं उठा रहा है, किसी दूसरे से उठवा रहा है। तो ये होता है प्रेरणार्थक, ठीक है। समझ में आया। कोई काम खुद ना करके किसी और से कराना प्रेरणार्थक कहलाता है। और इसका भेद है प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें खुद न करके दूसरे से कराया जाता है, और दूसरा वाक्य है इसमें राम ये पुस्तक उठाना। दूसरा में देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया पहले में क्या कर रहा था, खुद ना करके दूसरे से कराता था। अब इसमें क्या है, क्रिया खुद ना करके दूसरे के माध्यम से तीसरे से कराना। मतलब दूसरे के कंधे में बंदूक रखकर तीसरे पे चलाना। मतलब खुद ना करना, ना ही दूसरे से करवाना, किसी तीसरे से करवाना। जो एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति, तो इस
इस व्यक्ति को आम खाना है, ये पेड़ है, सॉरी है ना, ये पेड़ है, अरे यार पेड़ का, ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ आम लगे हुए हैं, इस व्यक्ति को आम खाना है, इस व्यक्ति को आम खाना है। तो ये बोलेगा कि पहले वाला क्या होता, अगर पहला था हम जब पढ़े प्रश्नार्थक, ये पहला प्रश्नार्थक में बोलता कि मेरे लिए आम तोड़ कर लाओ, इसको बोलता प्रथम प्रश्नार्थक में। लेकिन ये द्वितीय प्रश्नार्थक में क्या बोलेगा, मेरे लिए इस तीसरे को आम तोड़ने के लिए बोलो, मेरे लिए इस तीसरे को आम तोड़ने बोलो। आम तोड़ने इसको बोलना है, इसको करना है, लेकिन ये इसको सीधे बात नहीं कर रहा है, इसके थ्रू बोलवा रहा है। इसको बोल रहा है कि जाओ तुम उसको जाकर बोलो, है ना, जाओ तुम उसको जाकर बोलो। ये होता है द्वितीय प्रश्नार्थक। जैसे माँ आज खाने में चावल बनवाना, माँ को बनाने नहीं बोल रहा है, बनवाना, किसी तीसरे से बनवाना, चाहे नौकरानी हो या उसकी बहन हो या जो भी हो। माँ आज खाने में चावल बनवाना, ठीक है। राम ये पुस्तक उठवाना, जैसे आप अब ये मर्ज कीजिए कि आप कोई अधिकारी हैं और आपके सामने कोई आपके छोटा अधिकारी खड़ा है, आप उसको आदेश दोगे कि ये पुस्तक यहाँ से हटवा दो, हटाओ ऐसा नहीं बोलोगे, हटवा दो, मतलब वो किसी प्यून से काम करवा लेगा, ऐसा है। तो ये होता है द्वितीय प्रश्नार्थक, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।